एक अजनबी ने उसे इंसान समझा, पर क्या वो वाकई हमदर्द था? जिसने सफेद दाग मिटाने का वादा किया, उसी ने उन्हें फैलाया। प्यार, देखभाल और जहर, सब एक ही आदमी से मिला। आईने में जो सच सामने आया, वो रूह तक को झकझोर दे। जानिए, एक लड़की की दर्द, धोखे और बदले से भरी कहानी का चौंकाने वाला अंत। अन्वी काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी। धूप तेज थी, पसीने की धार बह रही थी। जब आखिरकार बस आई, तो वो भीड़ के साथ जैसे तैसे चढ़ तो गई, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी। उसने एक पल सोचा, अगली बस पकड़ लूं, लेकिन इससे पहले कि वह उतरती, बस सरकने लगी। अब सफर खड़े खड़े ही तय करना था। आम दिनों में अन्वी को ये परेशानी नहीं होती, आदत सी हो गई थी उसे। लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई थी। कमजोरी इतनी थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक अजीब घबराहट उसके अंदर उठ रही थी, उल्टी जैसा एहसास। उसने नजरें झुका लीं, चाहा कि कोई देख न ले। लेकिन उसकी बेचैनी, उसके चेहरे की हलचल, सबकी नजरों से छिप न सकी। अब लोग उसे घूरने लगे थे, कुछ हैरानी से, कुछ हिकारत से। अन्वी को महसूस होने लगा कि वो सबकी निगाहों में कैद हो गई है। वो बस बैठ जाना चाहती थी, कहीं भी, थोड़ी देर को ही सही। पर बस में बैठे लोग उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। किसी को उसकी तबीयत की चिंता नहीं थी, सबकी नजरें उसके चेहरे और गर्दन पर फैले सफेद चकत्तों पर थीं, जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा इन दागों से भर चुका हो। उसका रंग गहरा था, उस पर ये सफेद दाग जैसे और भी ज्यादा उभर आते थे। दाग उसके चेहरे, गर्दन, हाथों और पैरों तक फैले हुए थे। लोग उसकी तरफ देखते हुए तरह तरह की बातें सोच रहे थे। बेचारी की उम्र ही क्या होगी? कौन करेगा इससे शादी? कोई सोचता, अगर पूरे शरीर पर यही हाल है, तो इसका भविष्य कैसा होगा? लेकिन इन सवालों से ज्यादा अन्वी को इस बात की चिंता थी कि कहीं वह भीड़ में उल्टी न कर दे। जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तो उसने पीछे की सीट पर बैठे एक आदमी से धीमे स्वर में कहा, सर, तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं कुछ देर बैठ सकती हूँ? आदमी ने अन्वी को देखा, फिर बिना कुछ कहे सीट छोड़ दी। शायद वह उसे देखकर असहज हो गया था, डरते हुए कि कहीं वो उसे छू न ले या उसके दाग उसे न छू जाए। अन्वी धीरे से बैठ गई, आंखों में कृतज्ञता की झलक लिए। लेकिन उसकी हालत अब और नहीं संभली, सिर झुकाकर बैठी ही थी कि अचानक बस में ही उल्टी कर दी। और तभी मानो सारा वातावरण बदल गया। लोग जो पहले ही उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, अब नाराजगी जताने लगे। अरे, तबीयत ठीक नहीं थी तो निकली ही क्यों? गंदी कर दी बस। अन्वी चुपचाप सब सुनती रही। उसके पास जवाब नहीं था। शायद आदत पड़ गई थी, सबकी नजरों को सहने की और चुपचाप जहर पीते जाने की। राघव की उम्र ढलान पर थी। जिंदगी के हर मोड़ से वो गुजर चुका था, नौकरी, शादी, पैसा, दोस्त और रिश्तेदार। लेकिन कोई भी रिश्ता या उपलब्धि उसके भीतर की खाली जगह भर नहीं सकी। उसे हमेशा लगता रहा कि उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन कभी खुद को नहीं पाया। पहले नौकरी की, लेकिन जल्दी ही ऊब गया। पैसे की कभी कमी नहीं रही, पर धन से उसका कभी लगाव नहीं हुआ। शादी भी हुई, लेकिन उसकी पत्नी सिर्फ दिखावे में जीने वाली निकली, हमेशा यही जताने को आतुर कि उसका पति उसे कितना चाहता है और कितना कमाता है। उसकी जिद पर राघव को पिता भी बनना पड़ा, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। बच्चा हुआ, तो पत्नी का सारा ध्यान उसकी परवरिश में लग गया। फिर समाज की वही पुरानी मांग,
एक और बच्चा कब कर रहे हो? रिश्तेदारों की दखलंदाजी और पत्नी की इच्छाओं के बीच राघव खुद को खोता गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, मैं थक गया हूँ। इस बनावटी जिंदगी से दूर कुछ वक्त सिर्फ खुद के लिए चाहिए। लेकिन हमारे समाज में शादीशुदा आदमी का अकेले जीना गुनाह माना जाता है। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, राघव का किसी और औरत से रिश्ता चल रहा है। रिश्तेदारों ने पत्नी को भड़काया और आखिरकार बात तलाक तक जा पहुंची। पत्नी, बच्चा, सब उससे दूर हो गए। अब वो अकेला था, बिना मकसद, बिना ठिकाने। आज जब राघव बस में बैठा था और उसने पास बैठी उस लड़की को उल्टी करते देखा, तो एक तीस सी उठी उसके अंदर। लोग उसे घूर रहे थे, ताने दे रहे थे। राघव ने अपनी बोतल उसकी ओर बढ़ाई, पानी पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। लड़की, जिसका नाम अन्वी था, चौंकी। इस पूरी भीड़ में बस यही एक इंसान था जो उसकी तकलीफ को देख रहा था, न कि उसके चेहरे के सफेद धब्बों को। अन्वी ने बोतल पकड़ ली, पर जैसे ही पानी पीने लगी, बस के झटके से बोतल का कुछ हिस्सा उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर गया। राघव ने तुरंत रुमाल बढ़ाया, कोई बात नहीं, मुंह लगाकर ही पी लीजिए। पीछे खड़े लोग अब दोनों को और ज्यादा गौर से देखने लगे थे। शायद उन्हें जलन होने लगी थी कि उस लड़की को किसी ने समझा। कंडक्टर पास आया और झल्लाकर बोला, मैडम, उल्टी करनी थी तो घर बैठती। अब ये साफ कौन करेगा? राघव ने बिना कुछ कहे बोतल का बचा पानी उल्टी पर डालकर सीट साफ कर दी। कंडक्टर झेंपते हुए बोला, भाई साहब, जब इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इन्हें बाहर क्यों घुमा रहे हो? सीधे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये सुनते ही अन्वी और राघव ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी अनजान रिश्ते की शुरुआत हो गई हो। कंडक्टर अनजाने में एक रिश्ता जोड़ गया था। अन्वी के मन में सवाल उठा, क्या इस आदमी को मेरे चेहरे के दाग दिखते नहीं? या फिर ये दिखने के बावजूद अनदेखा कर रहा है? राघव ने नजर मिलाकर धीरे से इशारा किया, चलो यहाँ से उतरते हैं। अन्वी ने सिर झुका लिया। इस समय उसके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। एक ही आदमी था जो उसे इंसान समझ रहा था। बस से उतरकर दोनों सड़क किनारे खड़े थे। अन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी चुप्पी भांपकर राघव ने कहा, पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। अन्वी ठिठकी। पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, इन शब्दों का मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ मदद है या कुछ और? पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो ये कि राघव उसके पास ऐसे खड़ा था जैसे कोई अपना, बिना घबराहट, बिना जिज्ञासा, बिना दया। इस तरह का अपनापन अन्वी ने अपने पूरे जीवन में पहली बार महसूस किया था। अन्वी के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया था। बचपन से लेकर अब तक हर किसी ने उसे या तो नजरअंदाज किया या घृणा से देखा। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था और न ही कोई उसके हालात समझना चाहता था। लेकिन राघव, जो अब भी उसके लिए एक अजनबी ही था, बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था, जैसे वो उसकी कोई जिम्मेदारी हो। अन्वी के पास अब कोई और सोचने या पूछने के लिए बचा ही क्या था। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। डॉक्टर के क्लिनिक तक के रास्ते में दोनों ने जैसे अपने अपने जीवन की किताब एक दूसरे के सामने खोल दी। अन्वी ने अपनी तकलीफें बयां की और राघव ने अपने अकेलेपन की तहें खोल दी। दोनों को समझ में आया, समाज ने दोनों के साथ सिर्फ नाइंसाफी ही की है। जब इलाज खत्म हुआ और दोनों बाहर आए, तो एक अजीब सी चुप्पी साथ चलने लगी। कोई नहीं जानता था कि अगला शब्द कौन कहेगा। कुछ पल बाद राघव मुस्कराया और बोला, अपना ख्याल रखना।
और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। अन्वी वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा बुझ गया था। जब राघव ने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ उस लड़की की आंखें भीग चुकी थी। वह दोबारा उसकी ओर लौटा। अन्वी ने रोते हुए बस उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कहना चाह रही हो, अब छोड़कर मत जाना। राघव ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और बिना शब्द बोले उसके कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहा, चलो अब घर चलते हैं। राघव पढ़ा लिखा था। उसे पता था कि अन्वी के सफेद धब्बों का इलाज आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उसने उसे भरोसा दिलाया, एक दिन ये सारे दाग चले जाएंगे और तुम उस दिन खुद को देख नहीं पाओगी, इतनी खूबसूरत लगोगी। अन्वी को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन राघव के शब्दों में जो अपनापन और देखभाल थी, वह उसके लिए नई उम्मीद जैसा था। राघव ने अपना सब कुछ अन्वी के इलाज में झोंक दिया। उसे शहर की चिल्लपों से दूर एक शांत, हरियाली वाली जगह पर रखा, ताकि न कोई उसे देखे, न वह खुद को बदसूरत महसूस करे। वो सुबह शाम आयुर्वेदिक नुस्खों से लेकर होम्योपैथिक दवाओं तक सब करता। तुलसी नींबू का रस, विटामिन्स, लाल मिट्टी और अदरक का लेप, हल्दी सरसों का मिश्रण, तांबे के पानी, नारियल तेल से मालिश, नीम का काढ़ा। अन्वी बहुत कुछ झेल रही थी, स्वाद, गंध, तकलीफ, सब कुछ। लेकिन राघव की देखभाल में उसे सब सहन हो जाता था। महीनों बीत गए, लेकिन सफेद धब्बे कम होने के बजाय और फैलने लगे। अन्वी ने एक दिन अकेले में आईने के सामने अपने कपड़े उतारे, वह स्तब्ध रह गई। दाग कम नहीं हुए थे, उल्टे पूरे शरीर पर फैल चुके थे। उसने फौरन सारी दवाएं देखीं, रिपोर्ट्स खंगालीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब तक वो राघव पर भरोसा करती रही थी, लेकिन अब सवाल उठने लगे थे। उसने सोचा, शायद हमें किसी और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसी पल उसकी नज़र रिपोर्ट फाइल में रखे एक लिफाफे पर पड़ी। एक चिट्ठी थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कांपते हाथों से उसे खोलने लगी। चिट्ठी उसी डॉक्टर की थी, जो उसका इलाज कर रहा था। और उसमें लिखा था, जैसा आप चाहते हैं, उसकी त्वचा की हालत जल्द ही पूरे शरीर पर फैल जाएगी। दवाएं असर कर रही हैं, प्रक्रिया जारी है। अन्वी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने वही चिट्ठी बार बार पढ़ी। क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा था? राघव, जो उसे इंसान समझने वाला पहला इंसान लगा था, क्या वो भी उसी भीड़ का हिस्सा था जिसने उसे हमेशा एक तमाशा समझा? जैसा आप चाहते हैं, इस एक वाक्य ने अन्वी की पूरी दुनिया को हिला दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों ओर की दीवारें, छत और जमीन, सब एक साथ उस पर टूट पड़ी हों। वह घबराकर फिर से आईने के सामने भागी। कांपते हाथों से खुद के कपड़े उतारे और आईने में अपने जिस्म को टटोलने लगी। हकीकत, खत की बातों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो सफेद दाग अब उन जगहों तक पहुंच चुके थे जहां पहले उनकी परछाई तक नहीं थी। बिना देर किए उसने इंटरनेट खोला और सफेद दाग यानी विटिलिगो के बारे में जानकारी पढ़नी शुरू की। लेकिन जो उसने जाना, उससे उसकी सांसें थम गईं। राघव ने उसके इलाज के लिए जो कुछ भी किया था, तुलसी, हल्दी, विटामिन्स, सब तो ठीक था। लेकिन उसी के साथ उसने उसे वो सब भी दिया था, जो इस बीमारी को और बढ़ा सकता था। मछली खाने के तुरंत बाद दूध, ज्यादा खट्टा खाना, नमक और चीनी का मिश्रण, दही और मांस साथ में। ये सब वो नियम थे जिन्हें विटिलिगो के मरीजों को सख्त मना किया गया था। अन्वी के भीतर गुस्से और अविश्वास का तूफान उठने लगा। राघव ऐसा क्यों करेगा? वो तो कहता था कि वो मुझे खूबसूरत बनाना चाहता है। या फिर क्या ये भी सब एक छलावा था?
उसका मन नहीं माना। जवाब ढूंढने के लिए वो चुपचाप राघव की पहली पत्नी सना का पता निकालकर उससे मिलने चली गई। सना ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे चेहरे की हालत देखकर समझ गई थी कि राघव अभी भी वही खेल खेल रहा है। वो कभी किसी रिश्ते में टिक नहीं सकता। उसे न इंसानियत की कद्र है, न मोहब्बत की। सना की बातें अन्वी के दिल में आग बनकर उतर गईं। वापस लौटने पर राघव ने उसके चेहरे पर सवाल पढ़ लिया, पर जब उसने पूछा तो अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन अब वो राघव की हर बात पर नजर रखने लगी थी। वो देखती कैसे राघव अब भी उसकी मालिश करता, दवाएं देता, लेकिन कभी भी उसके बढ़ते दागों पर चिंता नहीं जताता, बल्कि मुस्कुराकर कहता, अब बस कुछ ही दिन और सब ठीक हो जाएगा। अब अन्वी को पूरा यकीन हो गया था, राघव कभी उसे ठीक करना ही नहीं चाहता था। उसकी बीमारी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बना दी गई थी। एक ऐसा बहाना जिससे वह उसे भी सना की तरह छोड़ सके। एक शाम जब राघव डॉक्टर से बात कर रहा था तो अन्वी ने किचन में खड़े खड़े उसकी बातें सुन ली। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब दाग पूरे शरीर पर फैल गए हैं। आपने मेरा काम आसान कर दिया। राघव की हंसी की गूंज अन्वी के कानों में आग बनकर घुस गई। वो बौखलाकर पास रखे चाकू को उठाने ही वाली थी, लेकिन फिर ठिठक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से अब खून नहीं बल्कि सफेदी टपकेगी। हर चीज उसे विकृत लगने लगी। दीवारें, छत, बर्तन, फर्श, सब पर सफेद दाग उभर आए थे। उसने अपनी आंखें भींच लीं, खुद को संयमित किया। लेकिन तभी राघव की आवाज गूंजी, बस एक हफ्ता और। उस रात अन्वी बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। राघव ने उसका माथा चूमा और वही बात दोहराई, बस एक हफ्ता और अन्वी। अन्वी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि तुम वो हफ्ता नहीं देख पाओगे। राघव हंस पड़ा, उसे मजाक समझा। पर अगली ही पल चादर के नीचे छिपाया गया चाकू एक बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन की नली को चीर गया, वहीं जहां से वो बोलता था। राघव हड़बड़ाया, कुछ बोलना चाहा, लेकिन आवाज अटक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। हाथ गले पर, चाकू पर, और फिर छत की ओर, जहां अब वो अंतिम बार देख रहा था। अन्वी बिस्तर से उठी, उसकी आंखों में आग थी। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो ये जहर क्यों पिलाया? मेरा शरीर क्यों बर्बाद किया? एक बार कह देते, मैं खुद हट जाती तुम्हारी राह से। तुमने मुझे क्या समझ रखा था? बस एक इस्तेमाल की चीज। मैं तुम्हारी बीवी सना से मिल चुकी हूं। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। एक हफ्ते बाद तुम मुझे छोड़ने वाले थे, है ना? फिर किसी और मासूम लड़की को अपना शिकार बनाते। राघव अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह रहा था, सांसें टूट रही थी, लेकिन उसने अन्वी की हर बात सुनी। अपने खून से सने हाथ उसके और बढ़ाते हुए वो टूटी फूटी आवाज में बस इतना ही कह पाया, एक हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। इतना कहकर राघव की आंखें बंद हो गईं। वो जैसे जाते जाते अन्वी के चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर ले गया। अन्वी ने उसे अपनी आंखों के सामने तड़पते और मरते देखा। पूरा कमरा खून से भर गया था। उसने रात के अंधेरे में राघव की लाश को घर के पीछे गाड़ दिया। किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि आसपास कोई रहता ही नहीं था। फिर उसने कमरे को रगड़-रगड़ कर साफ किया।
अब उसे भीतर से तसल्ली थी, उसने राघव को उसका हिसाब दे दिया था। कुछ दिन बीते। अब घर के सारे काम उसे खुद करने थे, जो पहले राघव किया करता था। राशन लेने के लिए जब वो बाजार गई, तो पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हुआ। लेकिन कुछ अजीब हुआ। लड़कों की निगाहें उसे अजीब तरह से देखने लगी। कोई सीटी मार रहा था, कोई कह रहा था, क्या लड़की है यार, लगता है सीधे विदेश से आई है। अन्वी चौंकी। क्या इन्हें पता चल गया कि मैंने राघव को मार दिया? नहीं, वो तो किसी और वजह से देख रहे थे। जल्दी जल्दी घर आकर उसने थैला एक तरफ फेंका और दौड़कर उस आईने के सामने खड़ी हो गई, जो राघव उसकी मर्जी के खिलाफ फिर से ले आया था। आईने में देखकर उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा, उसका शरीर सिर्फ बदला ही नहीं था, बल्कि वो एक अलग इंसान जैसी लग रही थी। वो कपड़े उतारकर खुद को निहारी। कोई सफेद दाग नहीं। जहां भी देखा, उसे अपना शरीर नर्म, चमकदार, सुंदर दिखाई दिया। सफेदी अब बदसूरती नहीं, बल्कि जैसे सौंदर्य की नई परिभाषा बन गई थी। तभी उसके ध्यान में राघव के मरते हुए वो शब्द गूंजे। एक हफ्ते बाद। खुद को आईने में देखना। आखिर वो कहना क्या चाहता था? वो हड़बड़ाते हुए उस कमरे में पहुंची जहां सारी दवाएं और कागज रखे थे। सब कुछ उलट-पलट कर देखा। और तभी उसे एक और खत मिला, उसी डॉक्टर का। खत पढ़ते ही उसका बदन थरथराने लगा। प्रिय राघव, अब जब अन्वी का विटिलिगो पूरे शरीर पर फैल चुका है, हम असली इलाज शुरू कर सकते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग होगा जहां सफेद दाग को पहले पूरे शरीर पर फैलाकर फिर उनके ही स्वरूप से सौंदर्य पैदा किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप अन्वी को ये बात बता दें। बेचारी इन बदलावों को देखकर घबरा रही होगी। अन्वी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अन्वी को ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंचे, डरावने पहाड़ के सामने अकेली खड़ी हो, और वो पहाड़ अचानक दरकता हुआ तेज गर्जना के साथ उस पर टूट पड़ा हो। मानो पूरी धरती उसके पैरों तले खिसक गई हो और वो चीख भी न सके। राघव राक्षस नहीं था। वो शायद एक जुनूनी प्रेमी था, या फिर कुछ और। उसने जो किया था, क्या वो एक भयंकर भूल थी? अब वो खुद से एक सवाल पूछ रही थी। मैंने जो किया, क्या वो सही था? कमरा अब भी खामोश था। आईना अब भी उसे वैसे ही देख रहा था। बिना कोई सवाल पूछे